नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और 20 लाख करोड़ प्लस के पैकेज का आज फुल एंड फाइनल आपके सामने रख दिया गया। और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, तमाम सेक्टर्स में बड़ी बड़ी रियायतें दी गई हैं। आज के भी ऐलान काफ़ी बड़े थे। पब्लिक सेक्टर में एक बड़ा चेंज ये किया गया कि सभी सेक्टर जो हैं वो निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे और स्ट्रेटजिक जो सेक्टर है वहाँ पे भी सरकारी कंपनी अगर हैं बहुत सारी तो उनको मर्ज करके एक किया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान किया गया। दूसरा, मनरेगा के तहत जो पैसा दिया गया था 61,000 करोड़ का, उसमें 40,000 करोड़ का एडिशनल फंड भी दिया गया, जिससे माइग्रेंट लेबर जब अपने अपने राज्यों में पहुँचेंगे तो ज़्यादा मैंडेज क्रिएट किए जा सके और ज़्यादा उनकी मदद की जा सके। उसके साथ ही IBC कोड में एक परिवर्तन किया जा रहा है कि अगर कोविड की वजह से किसी कंपनी को लॉस हो रहा है या वो डिफ़ॉल्ट हो रही तो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। ये 3 बड़े ऐलान आज के यहाँ पे रखे गए। इसके अलावा जो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं कि कंपनीज एक्ट में बड़े छोटे छोटे प्रोसीजर पे आपको क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत ले लिया जाता है, उसमें भी राहत दी गई है। तो आज फुल एंड फाइनल पांचों चीज़ों का हो गया है और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। सैयद जफर इस्लाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पहले बैंकर भी रह चुके हैं, और उनसे समझेंगे कि अब इसके बाद की आगे की कहानी क्या है। साथ ही गौरव वल्लभ होंगे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी हैं, एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं और रियल एस्टेट का कारोबार भी है काफ़ी बड़ा इनका। महेश गुप्ता जी हैं, PhD CCI के पूर्व प्रेसिडेंट हैं और इनका अपना भी काफ़ी बड़ा है। केंटारो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ा बिजनेस है और SME सेक्टर से खास तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं। नीरज भगत जी हैं, फिनेंशियल एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और उनसे समझेंगे इस आर्थिक पहलुओं को। और अभय दुबे जी CSDS के प्रोफेसर हैं जो लगातार हमारे साथ हर पैकेज में जुड़े रहते हैं। तो कंटिन्यूटी में अब इनको कैसा लग रहा है, इन सब पे बातचीत करेंगे। तो जफर साहब, चूंकि आज सवाल के बहुत सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे, तो मैं शुरू करता हूं पहले निरंजन जी से, उसके बाद फिर गुप्ता जी के पास चलूंगा। निरंजन जी, टोटलिटी में और आज के ऐलानों को मिला के आप कैसे देख रहे हैं पैकेज से? ये जो कोविड का पैकेज नहीं गिना जा सकता है, ये कोविड प्लस रिफॉर्म पैकेज आप गिनती कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से सरकार ने इसको दोनों को जुड़ा दिया है और एक रेफॉर्मेशन पैकेज बना दिए हैं। तो इसमें 2 भाग आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उन्होंने रिफॉर्म एजुकेशन में भी रिफॉर्म किया है, कंपनीज एक्ट का रिफॉर्म किया है, पूरे जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस पहले बुलाए थे वो भी अभी इंक्लूड इसमें कर दिए हैं। काफी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो रिफॉर्म लाने की जरूरत थी वो भी उन्होंने इस समय लेके आए हैं। लेकिन बड़ी जो अमाउंट्स दिए हैं वो ज्यादातर आज के जो ऐलान किए हैं वो मेन तो स्टेट्स को पैसे दिए हैं कि भाई उनके द्वारा जो भी तकलीफें हैं उनको एडिशनल फंड्स दे दिए, लेकिन उनको लिंक किया है रिफॉर्म प्रोसेस के साथ साथ, तो वो ऑटोमेटिकली रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर मकसद आ जाएंगे। तो मेरे अंदाज से आप ये जो आज 5 दिन के ऐलान समरी आप करते हैं तो इसमें 2 भाग आप देख सकते हैं, स्टिमुलस पैकेज नंबर 1, रिफॉर्म पैकेज नंबर 2, और ये दोनों मिलके एक रिफॉर्म पैकेज को गिनाया जाता है। तो मेरे अंदाज से इन्होंने एक देश का, भारत को निर्भर करना चाहते हैं और रेफॉर्मेशन प्रोसेस वो करना चाहते हैं कि दूसरे जो आगे 3-4 साल के अंदर रेफॉर्मेशन लाना चाहते थे वो आज के तारीख में लेके आ रहे हैं। शायद ऑर्डिनेंस के द्वारा लेके आ रहे हैं कि और भी कोई तरीके से लेके आ रहे हैं, ये बहुत महत्व की बात है। लेकिन जो मनरेगा में इंक्रीज किया है वो बहुत महत्व की बात है, क्योंकि ये डेफिनेटली यूज हो जाएगा। जो लोग आज गांव के तरफ चले गए हैं वो आज की तारीख में डेफिनेटली मनरेगा के अंदर एप्लीकेशन करेंगे। तो ये मनरेगा का मेरे अंदाज से शायद अमाउंट जो दिखाया है वो कम भी पड़ सकता है, क्योंकि ये काफी लोग चले गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो शहरों में रहेगी कि इसको कैसे हम वापस लेके आए, और नंबर 2, हम जो ओपनिंग आउट करते हैं उसमें ये स्टिमुलस पैकेज कितना लाभ आएगा उसको हम रोल आउट में देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज सप्लाई एंडेड है, नॉट डिमांड एंडेड। तो ये 2 बात रही है। लास्ट बात करना चाहता हूं कि RBI का जो रोल बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पैसे तो बैंकों में है, पहले से ही 8.5 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन ये पैसे बिजनेस और इंडस्ट्री को कितने रफ्तार से नीचे जाता है वो बहुत ही महत्व की बात है। क्योंकि
स्टिमुलस पैकेज पहले ही आरबीआई ने डिक्लेयर किया था, 2 महीने पहले इससे बात चल रही है। पैसे तो बहुत हैं बैंकों के पास, लेकिन वो बिजनेस और इंडस्ट्रीज में नहीं गए। तो हमें जो रोल आउट देखना है स्टेट्स को, स्टेट्स में कैसे रोल आउट हो रहा है, माइग्रेंट लेबर के पास कैसे रोल आउट हो रहा है, और लास्टली आरबीआई और बैंकों के कैसे रोल आउट हो जा रहा है और वन टाइम रोल ओवर कैसे करते हैं, इसके ऊपर निर्भर है कि स्टिमुलस पैकेज की इफेक्टिवनेस कैसे ग्राउंड लेवल पर होगी। ये बहुत महत्व की बात है और इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अमाउंट ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है और सप्लाई ओरिएंटेड साइड में बहुत इन्होंने ध्यान दिया है। जी गुप्ता जी, जिसमें आईवीसी वाला जो आज ऐलान किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। पीएसयू सेक्टर में तो रिफॉर्म है, मनरेगा में 40,000 करोड़ एडिशनल, तो आपको ये टोटल पैकेज कैसा लगा? और ये 20 लाख करोड़ प्लस का पैकेज है, उससे भी ज़्यादा का हो गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज का जो आईबीसी का ऐलान है बहुत अच्छा है। एक एमएसएमई के लिए 1 लाख के ऊपर लोग आईबीसी में जा सकते थे, और कोविड के कारण बहुत लोगों का डिफ़ॉल्ट होने वाला है और उसको आईबीसी में ना जाके अननेसेसरी एक डिस्प्यूट बनाया जाए, उसको किया। बहुत प्रावधान अच्छे हैं। अगर हम पूरे नज़र से देखें, 5 दिन के जो ऐलान है उनको नज़र से देखें, तो ये 2 चीज़ सामने नज़र आती हैं। एक तो लिक्विडिटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा से अच्छी तरह से एड्रेस किया हर जगह पे। हालांकि बहुत लोग सोच रहे थे कि फिस्कल बेनिफिट बहुत मिलेगा, बट सरकार ने बहुत ही बढ़िया ये ऐलान बनाया है, जिसमें ज़्यादा फिस्कल लॉस अपना ना करते हुए लिक्विडिटी को बाज़ार में लाए हैं, हर सेक्टर में बाज़ार में लाए हैं, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो फार्म सेक्टर हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंज किए हैं। क्योंकि ज़्यादा फिस्कल अगर लॉस करते अपना, तो वो बजट पे लॉस आता गवर्नमेंट की, इनडायरेक्टली वो हर सिटीज़न के ऊपर आता, क्योंकि अगर पैसा डिवैल्यू होता है तो हर सिटीज़न को नुकसान होता है। इसमें जो रुकी हुई गाड़ी है, उस गाड़ी को आगे चलाने के लिए सरकार ने हर किसी को पैसा दिलवाया और उस पैसे से आदमी काम करके अपना बिजनेस चला सकेगा और बैक टू दी नॉर्मल में आने की उम्मीद कर सकेगा। तो मैं इसको बहुत बढ़िया एक पैकेज समझता हूं जो डिज़ाइन किया गया। बहुत मेहनत करी होगी सरकार ने, हर क्षेत्र को इसमें एड्रेस किया गया, स्ट्रक्चरल चेंज किए गए। इट्स ए वेरी वेरी वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट। जी नीरज भगत जी, आपको कैसा लगा? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उसमें कंपटीशन बढ़ाने के लिए। अभी क्या होता है कि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा जो स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर हमारे वो सेक्टर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसमें 1 से लेकर 4 तक ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रहेंगे। उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इन्वाइट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसीज बढ़ेंगी और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। सेकंड, जो एक डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट है, अभी कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें क्या है, माइनर ऑफेंसेस के लिए आपको सू किया जा सकता है, आपके ऊपर केसेस लगा सकते हैं। तो उसको क्या किया गया है कि उसको आप जो है फी पेनल्टी दीजिए तो उसको वेव हो जाएगा। सिमिलरली कई जगह कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग में भी क्या होगा, आरडी के पास जाइए और एनसीएलटी कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं। एक तो हमारे क्या होगा कि कंपनी सेक्टर को, काफ़ी कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा काम करने के लिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा इसमें क्या होगा कि हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से वेलकम स्टेप है, बट ये थोड़े से 6 months to 1 year में इसमें इफेक्ट मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेलकम स्टेप और आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। चलिए, बीच बीच में जवाब भी लेते रहे जफर इस्लाम साहब। बड़े बड़े ऐलान है जिनका इम्पैक्ट कुछ वक्त में दिखेगा, मतलब 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है। फिलहाल कम से कम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे ऐलान हैं जो दूरगामी असर रखेंगे, इमीडिएट उसमें कुछ नहीं होगा। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि स्टिमुलस क्या है इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री ने जब अनाउंसमेंट किया था नीरज जी, तो उन्होंने कभी वर्ड यूज नहीं किया था स्टिमुलस, उन्होंने कहा था इकोनॉमिक पैकेज। और ये इकोनॉमिक पैकेज है। बार बार उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था इकोनॉमिक, कभी नहीं कहा था कि स्टिमुलस पैकेज हम दे रहे हैं, इकोनॉमिक पैकेज दे रहे हैं। इकोनॉमिक पैकेज में जितनी चीज भी आपकी आई है सारा इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है। अब प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ लफ्जों में अपने स्पीच में कहा था कि हमारे सेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि सप्लाई चेन को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें बहुत सारी चीजें जो करनी है, चाहे इंडस्ट्री को सपोर्ट देना है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना है,
वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज को देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने हैं और जो वो लेंगे। लेकिन जो कोशिश हमारी ये है कि सबसे पहले, जैसा किसी और पैनलिस्ट ने भी कहा, कि लिक्विडिटी चाहिए, बिजनेस को वापस किक स्टार्ट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए थे। डिमांड जिस तरह की, देखिए अगर आप शुरू से देखिए तो डिमांड इंडस्ट्री की 3 थी। एक तो उनको चाहिए था लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी चाहे एमएसएमई हो, चाहे बड़ी से कंपनियां हो, सबको लिक्विडिटी प्रोवाइड की, चाहे टीएलटीआरओ के द्वारा आरबीआई ने जैसे मेजर्स लिए, या फिर एमएसएमई को जो जिस तरह से क्रेडिट गारंटी जो सरकार गारंटर बन के आ रही है उसके द्वारा, तो ये लिक्विडिटी हुई। जिसको स्ट्रेस एसेट जो है एमएसएमई, उसके लिए भी प्रावधान किया है, चाहे सबऑर्डिनेटेड है, चाहे इक्विटी का प्रावधान किया। लेकिन साथ साथ और भी सेक्टर्स में रिफॉर्म किए, जैसे कोल में बहुत हिस्टोरिक रिफॉर्म्स है, कोल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में है। जो लिक्विडिटी चाहिए थी या सपोर्ट चाहिए था गरीबों को, उसको जो गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा किया गया, बाद में साथ में जो माइग्रेंट लेबर के लिए था। तो आप ओवरऑल देखिए सेक्टोरल रिफॉर्म्स भी है, सारे सेक्टर्स का अध्ययन किया गया। ये एडवर्सिटी आई है हमारे लिए और ये अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई है। तो सिर्फ इकोनॉमिक पैकेज सिर्फ या स्टिमुलस पैकेज दे देते सिर्फ कोविड-19 को, उसको ना देखते हुए ऐसा एक रोड मैप रीवोटिंग किया है, इकोनॉमी को एक ऐसा रोड मैप क्लियर किया है जिसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत थी। हमने देखा था 1991 में भी कुछ इस तरह के लिबरलाइजेशन हुए थे, उस वक्त के हालात की जरूरत थी, मजबूरी थी हमारी कि करना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आज ये पॉलिटिकल विल की बात थी, जो प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल विल दिखाया, पूरा रोड मैप दिया है, और आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान इकोनॉमी स्ट्रांग हो, सप्लाई चेन स्ट्रांग हो, हम अपने आप पर डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बने, और इंडियन कंपनी स्ट्रांग हो, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में कम्पीट करके स्ट्रेंथ उसकी बढ़े, और साथ साथ जो अगले एक साल में जो उनपे जो तकलीफ हो सकती थी प्रोसीजरल रीजन की वजह से, चाहे वो आईबीसी के, चाहे और भी कोई जो क्रिमिनलाइजेशन कंपनीज एक्ट में था, जिसके वजह से। जी ठीक है जफर साहब, ये है तो गौरव वल्लभ जी के पास चलते हैं। गौरव वल्लभ जी, अब आपने 5 दिन सुन लिया, ओवरऑल पैकेज सुन लिया, और बहुत सारे ऐलान किए गए, मनरेगा के लिए भी आज और 40,000 करोड़ दे दिए गए। अब आप संतुष्ट हैं कि ठीक ठाक काम कर दिया गया है? मैं तो जो भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश को बता दिया कि ये कोविड रिलीफ वगैरह कुछ नहीं है, ये एक पैकेज है। उनके खुद के शब्द है, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बहुत स्पष्टता आई है सारे दर्शकों को, क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि कोविड आपदा के दौरान लोगों को बचाने का एक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो आपने कह दिया नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी बढ़ाना जरूरी है। मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी के ही शब्द दोहराता हूँ कि लोन सैंक्शन किए हुए हैं पर डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं लेने। ये पता नहीं कौन सी लिक्विडिटी समझते हैं। मैं तो भैया लिक्विडिटी जो समझता हूँ वो वित्त मंत्री जी की बात को समझता हूँ। तीसरी बात, आपने नीरज जी कहा, और आज वित्त मंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने स्वयं ने माना कि 9 लाख करोड़ आरबीआई के मेजर्स हैं, जिसका फिस्कल इम्प्लीकेशन कुछ नहीं है। अब बचे 11 लाख करोड़। उन 11 लाख करोड़ पे जब वित्त मंत्री जी से पूछा गया कि इसका फिस्कल इम्पैक्ट कितना है, तो उन्होंने सवाल से बचते हुए कहा कि अभी 2 महीने ही हुए, हम बाद में बता देंगे। पर मैंने फिस्कल इम्पैक्ट निकाल लिया है। टोटल फिस्कल इम्पैक्ट इस जो 20 लाख करोड़ का सरकार के राजकोष पर जो भार है वो पड़ेगा 35,000 करोड़, 35,000 crore, which is 0.35% of our GDP। ये इनकी असलियत है। अब आपने मनरेगा का सवाल नीरज जी किया, मनरेगा पे विस्तार से उत्तर दूंगा। बोला 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन किया, बजट में 60,000 करोड़ का हुआ था, और इससे 300 करोड़ % डेज का वर्क जनरेट होगा। 300 करोड़ मीन्स मनरेगा में हमारे 7.5 करोड़ जॉब कार्ड होल्डर है। मतलब एक जॉब कार्ड होल्डर के लिए ऑन एन एवरेज 30 दिन का एडिशनल वर्क जनरेट करने की बात की है। और अगर हम जो 8 करोड़ माइग्रेंट जो गए हैं शहरों से उनको मान ले तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर 8 करोड़ माइग्रेंट को हम मान ले, क्योंकि ये भी वित्त मंत्री का ही डाटा है कि 8 करोड़ माइग्रेंट्स हैं जो शहरों से गांवों की ओर जा रहे हैं, तो 8 करोड़ माइग्रेंट्स के लिए इस पैकेज में 40 दिन का वर्क जनरेट करने की बात की गई है। तो मुझे ये बताओ
कि मैं इसको कोविड रिलीफ पैकेज कैसे मानूं। इससे मैं 4 सवाल पूछता हूं, जो भाजपा के प्रतिनिधि है वो जवाब दे दे कि भैया इस पूरे पैकेज में डायरेक्टली एक 8 करोड़ माइग्रेंट में से किसको एक पैसा भी मिला है क्या? क्या इस पैकेज के बाद जो हमारे किसान है उसको एडिशनल एक पैसा भी मिला है? किसान को कर्ज देने की खुराक दी जा रही। देखिए आप उद्योगों को कर्ज देने, और उद्योग कह रहे कर्ज सैंक्शन करे हुए डिसबर्समेंट लेने नहीं आ रहे, और यहाँ पे उनको लिक्विडिटी बढ़ा के कर्ज देने की बात की जा रही है। और तीसरी बात और अंतिम बात, लोग सुरक्षित ट्रेन में और बस में बैठ के अपने घर जाना चाहते हैं, और वित्त मंत्री जी है ना स्पेस को, है ना एयर स्पेस को फ्री कराने की बात कर रही है। ये इनकी असंवेदनशीलता है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति। लोग मर रहे हैं सड़कों पर और वो कह रही है कि मैं एयर स्पेस को फ्री करा दूंगी, जिससे बॉम्बे से दिल्ली। ठीक है गौरव जी, अब जवाब की बारी भाई। आपने कई सारे सवाल उठा दिए, अब जफर साहब को धीरे धीरे जवाब दीजिए। जफर साहब थोड़ा और रुकिए, दुबे जी को भी शामिल कर लेते, फिर आप जवाब दीजिएगा। दुबे जी, आपको भी लगता है कि हाथ में कुछ नहीं आया और खाली एक इकोनॉमिक पैकेज रह गया? देखिए, ये तो जफर साहब ने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं तो यही बात कहने जा रहा था जो जफर साहब ने कह दी खुद ही। मेरा भी यही मानना है। देखिए, शुरू में जब ये पैकेज आया था और 3-4 बार हम लोग साथ साथ रहे, तो हम सब लोगों ने इस पैकेज का समर्थन किया, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा और इसका स्वागत किया, और वो मैं आज भी करता हूं। मेरा मानना है कि ये एक संकट है और संकट के समय में सरकार इसका सदुपयोग कर रही है आर्थिक सुधार करने में। ये बिल्कुल 90 के दशक की शुरुआत में जो हुआ था, बिल्कुल वैसा नजारा है। क्योंकि संकट इतना ज्यादा है और इसलिए इन आर्थिक सुधारों में कोई आपत्ति नहीं करेगा, सब लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा इसके बारे में बाद में पता चलेगा। तो इन आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम होंगे कि नहीं होंगे, या आधे अच्छे परिणाम होंगे, आधे बुरे होंगे, क्या होगा, ये सब टिप्पणियां हम लोग बाद में करेंगे, तभी बेहतर होगा। जहां तक सवाल यह है कि क्या ये कोविड रिलीफ पैकेज है, निश्चित रूप से ये नहीं है। इसका पहली कसौटी यह है कि नया रुपया कितना बाजार में सरकार लेकर आई है। नया रुपया बाजार में सरकार बहुत कम लेके आई है। जो पहले से मौजूद था उन्हीं चीजों को घुमा फिरा दिया गया है। अब हम आपको एक उदाहरण देता है, एक छोटा सा आंकड़ा, एक मोटा आंकड़ा है कि 3,500 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को दिए गए। अगर 14 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं तो एक प्रवासी मजदूर के हिस्से में 250 रुपए आए। 3,500 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए घोषित किए गए इसी पैकेज में। अगर 14 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मान लिया जाए तो एक प्रवासी मजदूर के हिस्से में 250 रुपए आए। तो दरअसल ये क्या हुआ, इसमें कुछ रिलीफ है, कुछ राहत है, कुछ आर्थिक सुधार है और बाकी स्पिन है इसके अंदर। अब ये सब कितना है, इसके ये आयाम कितने, स्पिन कितना बड़ा है, रिलीफ, ये धीरे धीरे करके सामने आएगा। जैसे अब हमारे सामने विश्लेषण आए हैं तब हमें पता चल रहा है कि वास्तव में क्या है। इसलिए इस पूरे रिलीफ पैकेज पे दोबारा चिंतन करने की जरूरत है। और जो उद्योगों के बड़े नेता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो सरकार को उत्साहपूर्वक सरकार के कामों का कीर्तन करने की बजाय जरा ध्यान से देखें, क्योंकि उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी तंदुरुस्ती के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। अगर इसके अंदर स्पिन ज्यादा है तो अगले 6 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में दोबारा गति नहीं आएगी, हमें नुकसान ज्यादा होगा और नुकसान जमा होता चला जाएगा। अच्छा, मेरा निवेदन सिर्फ ये है जी। अच्छा, मैं जफर साहब जवाब लूं आपसे। सभी से मेरा एक निवेदन ये है कि आसान भाषा में रखें और छोटे छोटे जवाब रखें और मेरे दर्शकों को समझ में आए, कृपया उसमें बताएं। तो जफर साहब, आप जो जवाब अभी मैं आपसे चाहता हूं, आप उसको 2 हिस्सों में रखें। एक तो ये बताएं कि तत्काल क्या लाभ होगा कोविड से प्रभावित मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, उद्योग को, और दूसरे हिस्से में आप बता सकते हैं कि बड़े आर्थिक सुधार हम क्या कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर खोल रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में क्या फायदा हुआ अभी तत्काल या बताइए, फिर अपने उद्योगपतियों के पास जाऊंगा। देखिए जैसा आदरणीय निर्मला जी ने प्रेजेंट किया 5 दिनों में, और उससे पहले आरबीआई का जो लिक्विडिटी मेजर्स आया था, जितने मेजर्स आए थे, सबका अगर आप निचोड़ देखिए तो क्या डिमांड थी इंडस्ट्री की डिमांड थी कि हमें लिक्विडिटी दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जो गरीब मजदूर थे उनको, उनके, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उनको चाहिए था कुछ उनके अकाउंट में पैसा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कुछ ऐसे बड़े बिजनेसमैन थे जो चाहते थे कुछ जो प्रोसीजर में कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे। कुछ ऐसे सरकार भी ऐसा को बार बार ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे और सरकार भी इस चीज का अध्ययन बार बार कर रही थी
कि कहीं ना कहीं जो है कुछ रिफॉर्म मेजर लाने चाहिए, इसलिए कि बार बार वो भी डिमांड है, इंडस्ट्री का डिमांड है कि रिफॉर्म मेजर्स आने चाहिए। तो कुल मिला के आप देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ जनधन अकाउंट के द्वारा 52,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। आज आपने स्वयं देखा कि निर्मला जी ने कहा कि 40,000 करोड़ जो है एडिशनल ओवर एंड अबव जो बजट एस्टिमेट है उसके अलावा 40,000 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं फॉर मनरेगा। उसी तरह से आपको गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया है, किसानों के लिए किया गया है। तो हर जगह पर जो है जो कैश सपोर्ट जितना कर सकती थी सरकार कैश सपोर्ट किया, और साथ साथ बहुत सारे जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी, और तीसरी बात जो है लिक्विडिटी क्रिएट की ताकि बिजनेस खड़ा अपने हो। आप बिजनेसमैन से बात किए तो हर बिजनेसमैन आपको ये नहीं, आप हर बिजनेस के अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते, बट हर बिजनेसमैन के को ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं जिसमें वो आसानी से। जफर साहब मुझे ये बताइए, जो गौरव जी पूछ रहे थे कि इससे फिस्कल बर्डन कितना आएगा वो बताइए, इस पूरे 20 लाख करोड़ पूरा डिटेल्स अभी जैसा सोहेल निर्मला जी ने कहा है, इसका भी पूरा कैलकुलेशन मेरे पास है नहीं, और वो उन्होंने भी ऐसा जानकारी अभी देश की जनता को नहीं दी है। लेकिन जब ये पूरी जानकारी आएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी बड़ा, जैसे पहले दिन के अनाउंसमेंट में मुझे मेरे कैलकुलेशन से कई चीजें हैं जो बजट से बाहर है, और वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा आता है फिस्कल स्टिमुलस। लेकिन मैं अभी इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, सरकार की बातें रख रहा हूँ, इसलिए जब तक वो फाइनल डिटेल्स नहीं आ जाए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे अपने कैलकुलेशंस हैं, और बहुत सारे कैलकुलेशन जहां पर लगता है कि ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी कमिटेड है उससे ज्यादा किया है, तो मुझे गौरव भल्ला साहब से इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने डिटेल्स कैलकुलेशन जो है, जैसे मैं कहा कि पहले दिन में ही मेरे कैलकुलेशन जो है उनसे बहुत ज्यादा है। जफर साहब देखिए, इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी ऐलान इतने बड़े किए जा रहे हैं, सब कुछ किए, मुझे लगता है थोड़ा सा होमवर्क पहले सरकार को कर देना चाहिए, शुरू में आते ही बता देना चाहिए था ना कि इतना फिस्कल बर्डन आएगा, इतना हम नई करेंसी छापेंगे, इतना हम और बोझ उठाएंगे, फिस्कल डेफिसिट हमारा इतना पहुंच जाएगा। ये सब तो बड़े बेसिक चीज़ें जो हमको शुरू में बतानी चाहिए, तो जिससे कि ये मन में शंकाएं न उठती और इस तरह की आलोचनाएं न होती। मैं इस पर सिर्फ टिप्पणी करूंगा कि ये सवाल जो है, आप अगर देख रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये सवाल फाइनेंस मिनिस्टर जी से कहा था, और उन्होंने कहा कि पूरा डिटेल ऑफ फाइनेंसिंग, टोटल फिस्कल कितना है, स्टिमुलस, एडिशनल कमिटमेंट जो कैश जो सरकार को कमिटमेंट हो रहा है, और उसकी फाइनेंसिंग कैसे की जाएगी वो ये है। लेकिन एक आप चीज को, एक आंकड़ा आपको देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बोरोइंग प्रोग्राम जो सरकार ने सजेस्ट किया है, जो रिवाइज बोरोइंग प्रोग्राम, उसको अगर आप देखें तो उसमें क्लियरली दिखता है कि जो है 3% एडिशनल ओवर एंड अबव जो फिस्कल डेफिसिट है, मेरा कैलकुलेशन है, उसका 3% एडिशनल जो है वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की आशंका है। मैं इस पे अभी नहीं कुछ बोल रहा, सरकार को इसके बारे में टिप्पणी करनी है, लेकिन अगर उसको देखा तो उसमें कुछ रेवेन्यू लॉस होंगे, बिल्कुल रेवेन्यू लॉस है सरकार का, और कुछ एडिशनल स्टिमुलस होगा। लेकिन इसलिए मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए कि ये सरकारी आंकड़े जो है ये पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रखेंगे, उसके बाद उस पर ज्यादा टिप्पणी की जा सकती है। जी अच्छा, मैं फिर से अक्सर डिटेल साथ में देने चाहिए ना, 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी आप डिटेल नहीं दे रहे तो क्या और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें क्या डिटेल के लिए? मेरा सवाल ये भी था। खैर एनीवे, मैं रिक्वेस्ट अगेन करूंगा कि छोटे छोटे जवाब दीजिए। निरंजन जी, आप मुझे बताइए कि सचमुच में एक इकोनॉमिक पैकेज बन के रह गया है या वाकई स्टिमुलस हो जाएगा? और अगर मैं ये मान के चलूँ कि चलिए 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद ये खुलेगी इकॉनमी, तो हम पटरी पे बिल्कुल पुराने दिनों की तरह लौट आएंगे, फरवरी जैसा माहौल बनेगा क्या, या समय लगेगा? जो आलोचना है कि बैंक पैसे दे नहीं रहे हैं या कोई लेने नहीं जा रहा है। इसमें 3 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, जो लिक्विडिटी पैकेज की बात की है, और उन्होंने कहा है कि नो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग 1 साल तक नहीं होगा, लेकिन बैंकों में एनपीए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे कि भाई बिजनेस पैसे नहीं दे सकते इंस्टॉलमेंट में, तो साथ साथ में आरबीआई जैसे 1 ईयर रोल ओवर रियल एस्टेट के लिए किया है, और अपना एमएसएमई के लिए किए, बाकी के बिजनेस के लिए रोल ओवर वो करेंगे या नहीं करेंगे अभी तक ऐलान नहीं किया है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वो शायद आरबीआई की क्लैरिफिकेशन में आ जाएगी। नहीं तो आप देखेंगे कि बैंकों की एनपीएस बढ़ जाएंगे, वो इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स में रिकवरी में नहीं जा सकते, लेकिन बैंक पैसे भी नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। तो मेरे अंदाज से
आज की तारीख में आप देखेंगे तो ये बोझा जो है लिक्विडिटी की बात जो किया है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कोई कंपनीज में नहीं किए और वो ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी जब तक नहीं आएगी मेरे अंदाज से ये रोल ओवर और स्टार्टिंग कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। तो ये पहली बात रहेगी कि ये लिक्विडिटी पैकेज जो आप कर रहे हैं वो आरबीआई और बैंक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस पर बहुत बड़ा एक पॉइंट निर्भर है। नंबर 2 पॉइंट जो मुझे बहुत आश्चर्य लगा वो स्टेटमेंट रहा कि निर्मला जी ने ये कहा कि अपने स्टेट गवर्नमेंट 83% लिमिटेड यूज नहीं किए, और मेरे अंदाज से लास्ट 10 दिन के अंदर मेरे एटलीस्ट 10 स्टेटमेंट निकाल चुके हैं कि हमें पैसे नहीं है और हम खर्चा नहीं कर सकते, हमारे पास सैलरी देने की नौबत नहीं है, हमारे पास ये पोजीशन नहीं है कि हम कोविड पेशेंट्स को संभाल सके, और हमारे पास कोई पैसे नहीं है। और यहाँ निर्मला जी ने स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कहा है कि आरबीआई की लिमिट्स उन्होंने उपयोग भी नहीं किया है, और ये मेरे अंदाज से काफी एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जिसको सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप सैलरी नहीं देते और वहां आपको कहला जाता है कि आपके पास अभी तक आपने आरबीआई से पैसे नहीं उठाए। ये सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट। और लास्ट पार्ट जो रहेगा वो कि जो इम्प्लीमेंटेशन पैकेज एक एक सेक्टोरल की बात है उसको रोल आउट वो कैसा करते हैं उसके ऊपर निर्भर इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत निर्भर है, नॉट के ये है। तो आरबीआई नंबर 1, बैंक नंबर 2 और एग्जीक्यूशन नंबर 3, ये बहुत महत्व की बात है कि आगे ये हम इकोनॉमी से कैसे निकल आए, वो बहुत महत्व की बात है। ये जो पहला पॉइंट निरंजन जी ने रखा है, मैं इसको और आसान शब्दों में कहूं कि आपने मेरा जो लोन है वो डिफर करा दिया कि अगर नहीं दे पा रहा हूं मैं, ईएमआई नहीं चुका पा रहा हूं या डिफॉल्ट हो गया मुझसे, तो हमको मोरेटोरियम मिल गया, लंबे समय तक हमारे ऊपर वो बोझ नहीं आएगा और हम नया लोन अप्लाई कर सकते हैं डिस्पाइट इसके कि हम एनपीए पे हैं। ये जो परिस्थिति बन रही है गुप्ता जी, आप छोटे छोटे उद्योगों से डील करते हैं, क्या वो बैंक इस बात को कंसीडर करेगा या आरबीआई के उसका इंतज़ार करेगा कि हमारे लिए क्लियर गाइडेंस क्या है? और तीसरा, वो छोटा उद्यमी कैसे जाएगा लोन लेने के लिए, क्योंकि उसके सर पे वो डिफरमेंट है, माफ नहीं है, उसको देना है बाद में। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो आपदा है ये सबके ऊपर आपदा आई है, खाली एक एक आदमी नहीं, सरकार के ऊपर भी आपदा आई है। जब उनके पास रेवेन्यू नहीं होगा और उनके पास कुछ पैसा नहीं होगा तो उनके पास क्या सोल्यूशन बनता है? विदेशों से पैसा आ जाए वो आएगा नहीं, ज्यादा उधार ले लोगे पैसा, आप पहले ही आप 60% अपना बजट ब्याज में देते हो और पैसा उधार कर लो और बजट में दे देना, फ्यूचर में जिंदगी भर मरते रहोगे। फिर दूसरा सवाल होता है भाई नोट छाप लो। आप नोट छापने का मैं कॉमन आदमी को बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, जितने वैल्यू के नोट छापे वो जो सबकी करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई। अगर मेरे पास आज 100 रुपए थे, मैं अपने 100 रुपए बचा के रखे हुए थे, उसकी कीमत 95 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है जितनी वैल्यू है उस वैल्यू में आपने और नोट छाप दिए, तो इसका मतलब उसका टैक्स आपने हर आदमी के ऊपर डाल दिया जो आपको दिखेगा नहीं, बट वो हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया कि अपने को ज्यादा नोट ना छाप के, ज्यादा फिस्कल डेफिसिट ना देके उन्होंने ये काम दिया कि सब अपना काम आगे चला लें। अगर एक एमएसएमई की जो आपने सवाल रेज किया था, अगर आज उसके पास सबसे बड़ी जरूरत ये होगी इस आपदा से निकलने के बाद, यार किसी तरीके से मैं अपना काम चलाऊं, कोई सामान खरीदना है उसके लिए पैसे लाऊं, मैं अगर लोगों को पैसे देने, तनख्वाह नहीं दी तो उसको तनख्वाह दूं ताकि उनको अपने वर्क पे वापस बुलाऊं। उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया, 4 लाख करोड़ के उन्होंने लोन दिए जो गारंटी दे दी, और बैंकों को ये कहा गया कि आप इस लोन को दीजिए बिना किसी सिक्योरिटी के। अब अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, जो आपने क्वेश्चन रेज किया, वो ऑपरेशन डिफिकल्टी है, वो उसके लिए भी सरकार को फिर अपने बैंकों को बोलना पड़ेगा, भाई आप लोन क्यों नहीं दे रहे हो अभी, जब हमने गारंटी दे दी है। तो अभी इंप्लीमेंटेशन पे नहीं जाते हम, उनकी ये बात देंगे, ये एज्यूम करके चलते हैं वो देंगे तो चक्का जो जाम है वो चक्का आगे चलने की उम्मीद मुझे नजर आती है। गौरव वल्लभ जी। मुझे एक बचपन में हम एक परचूनी की दुकान से किराने का सामान लेते थे, तो वहां लिखा हुआ था उधार कल से शुरू।
सरकार ने अपना, जब भी सरकार का से या सरकार के कोई नुमाइंदे से कोई भी सवाल करो तो बोलेंगे अभी बताएंगे, कल बताएंगे, थोड़े दिन में बताएंगे। कब बताएंगे साहब? दूसरी बात, मैंने सवाल जो पूछा था वापिस एक बार दोहरा देता हूं, अगर जो यहाँ सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जवाब दे पाए तो, कि जो 8 करोड़ माइग्रेंट लोग हैं जो पैदल अपने घर की ओर जा रहे हैं, मैं उनको क्या कहूं कि आपके लिए सरकार ने एयर स्पेस खाली करवा दिया। मैं उनको जाके ये बोलूं, जो 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है पिछले 2 महीने में, मैं उनको क्या कहूं कि सरकार ने आपके लिए एजीएम ऑनलाइन करवा दी। ये कोविड रिलीफ मेजर है कि एजीएम ऑनलाइन हो जाएगी? ये शर्म नहीं आई ये बोलते हुए सरकार को कि एजीएम ऑनलाइन इज ए कोविड रिलीफ मेजर? मैं, जो किसान है, जो मेरे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, मैं उनको जाके क्या बोलूं कि भैया आपके लिए सरकार ने सरकारी कंपनियां बेचने का इरादा कर लिया कोविड रिलीफ के नाम पे। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, नॉन स्ट्रेटेजिक, व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? कल आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम से प्राइवेटाइज कर दिया। अरे उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। कल आपने डिफेंस सेक्टर में एफडीआई खोल दी, सुबह से शाम आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, और यहाँ डिफेंस जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का विषय है वहां पे एफडीआई खोल देते हो आप ऑटोमेटिक रूप से। ये कोविड रिलीफ पैकेज है। और यहाँ आकर उद्योगों के नेता और जो सरकार के प्रतिनिधि है वो आके ऐसी बात करते हैं। और एक छोटी सी बात, एक उद्योग के नेता का मैं बात सुन रहा था अभी आप ही के शो में, इसी चैनल पर, उन्होंने कहा कि साहब 86% यूटिलाइज नहीं किया। सर, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, द स्टेटमेंट वाज विथ रेफरेंस टू 0.5% ऑफ एडिशनल जीएसडीपी। 3% was allowed, 0.5% of additional GSDP. Don't make a misinformation on this reputed channel. That 0.5% was allowed very recently, so state governments are not having that particular time right now because it requires time to borrow and raise the money from the market. तो वो 3 से 3.5 जो बढ़ाया है ना, सिर्फ उसी का वो 85% और 20% जो आप आंकड़ा दे रहे थे वो सिर्फ उसी के रेफरेंस में है। और जो एक गुप्ता जी की मैं बात सुन रहा था, गुप्ता जी आज आप बैठ के इस चैनल पे बोल के जाइए कि अगले 6 महीने में आप आपकी कंपनी में एक भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकालेंगे और सारे एमएसएमईज को समय पर अपना भुगतान करेंगे। आप ये बोल के जाइए, क्योंकि आपको ये पैकेज बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो आप ये बोल के जाइए कि हम हमारी कंपनी में एक भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकालेंगे। अच्छा, पॉइंटेड जवाब जफर दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाने से आपको संक्षेप में दीजिएगा। एक मिनट से गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं, रुक जाइए, गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए गुप्ता जी। नहीं, इन्होंने मेरे से पूछा है जी, मैं इनको आज गारंटी कर रहा हूं आज के बाद एक भी मैं अपने वर्कर को नहीं निकालूंगा। इन्होंने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए बधाई। थैंक यू। हाँ जफर भाई, अब आप पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, इनकी बात जो बार बार है कि जो एयर स्पेस दे रहे हैं गरीबों के लिए, इनको समझना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री ने क्या अनाउंसमेंट किया था, इनके बुद्धि में नहीं आया तो अलग बात है, लेकिन जाके वापस उनकी स्पीच सुन ले। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को ऐसे हालात में आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना, उसके लिए मेजर्स कुछ लेने पड़ेंगे। उसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जो आज की स्थिति जो पैदा हुई उसको ध्यान रखते हुए कुछ मेजर्स लिए जाएंगे ताकि उसको एड्रेस, कंसर्न को एड्रेस किया जाए। साथ साथ कुछ रिफॉर्म्स मेजर्स भी लेंगे साथ साथ, जिसके आने वाले दिनों में इस इनिशिएटिव की वजह से काफी जॉब भी क्रिएशन होगा, काफी सुविधाएं बढ़ेंगी और देश जो है सेल्फ रिलायंट बनेगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? इनको प्रॉब्लम क्या है कि इनको सिर्फ वो चीज देखना है जो इनको दिखना चाहिए। हकीकत तो यह है कि देश की जनता को और जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, ये राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखते हैं और इनको क्रिटिसाइज करना है, इसलिए इनको करना है। हकीकत मैंने कहा, 2-3 बातें कहा और इनको समझ में आता हो तो ठीक है कि मैंने कहा है कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे सरकार की तरफ से आना है, लेकिन कुछ आंकड़े आपको ही पता है और आपको इसको देखना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट का, गवर्नमेंट बोरिंग का अगर प्रोग्राम को अगर आप समझ लीजिए तो उसके हिसाब से एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका अंदाज लगा सकते हैं कि कितना फिस्कल स्टिमुलस आया है। लेकिन चूंकि वो अभी आना है, बाकी सारे डिटेल्स आने, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिए जो पैकेज हमने लाया है, इन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं। 70 साल तक तो आज बात कर रहे हैं गरीबों की, 70 साल पहले अगर गरीबों की बात करते तो आज गरीब इतने गांव में अगर सिचुएशन क्रिएट। जफर साहब जी बहुत पीछे मत जाइए, हम लोग अभी तत्कालीन चर्चा पे रहें और मुझे ब्रेक लेना है तो मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे। कह रहा हूँ
53,000 करोड़ जनधन अकाउंट में डाला है। ये भी तो समझना चाहिए कि सरकार के पास कितने पैसे हैं। सरकार के पास रेवेन्यू बिल्कुल बंद है, सरकारी रेवेन्यू बंद है। उसके बाद भी सरकार कितने तरह के मेजर्स ले रही है, ये देखते हुए ले रही है कि सरकार जो है ये इकोनॉमी भी, बिजनेस कम्युनिटी भी चले, बिजनेस कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं ये बात जानना चाहूंगा अपने वक्ताओं से कि जो बार बार ये एक आलोचना होती है सरकार की कि वो सीधे सीधे कैश दे दे लोगों को, जो नंबर बता रहे हैं गौरव भाई, 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़ जो भी है, कि उनके अकाउंट में कैश चला जाए और उनको मदद मिले। तो मुझे जानने की मेरी दिलचस्पी है कि मान लीजिए 10,000 रुपये पर हेड डाल दिए गए, तो वो कितने दिन चलेगा और उसके बाद क्या होगा और उसका अर्थशास्त्र क्या है, जरा वो समझाइएगा मुझे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम बात कर रहे हैं कि 20 लाख प्लस करोड़ का जो एक पैकेज सरकार ने सामने रखा है, उसमें किसको क्या मिला, कितना फायदा हुआ, आगे इसके क्या और फायदे हो सकते हैं, इसी पे बातचीत हो रही है। तो ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि मुझे ये भी समझना है कि अगर मान लीजिए जो एक बड़ी डिमांड है विपक्ष की कि कैश ट्रांसफर होना चाहिए मजदूरों के खातों में, स्ट्रैंडेड लेबर्स के खातों में, तो उससे क्या होगा। मैं इस गौरव जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं दो व्यू और ले लेता हूं, एक दुबे जी से और एक नीरज जी से। दुबे जी, क्या ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि 10,000 रुपये कैश डाल दिए जाएं और वो इसका इस्तेमाल करें, खर्च करें और फिर आगे की आलोचनाएं बंद हो जाएं? क्योंकि मेरी दिलचस्पी है कि वो 10,000 रुपये कितने दिन चलेंगे। ये प्रयोग तो बड़ा अनप्रोडक्टिव टाइप का दिखता है मुझे। नीरज जी, जिस मुकाम पर ये, चाहे इसे रिलीफ पैकेज कहें, चाहे स्टिमुलस कहें, चाहे इकोनॉमिक पैकेज कहें, जो चाहे नाम दे लें, लेकिन जिस मुकाम पे ये जारी किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी है। तो उसमें उस जो मानवीयता का प्रश्न है उसको खास तौर से हमें ध्यान में रखना होगा। और ये केवल विपक्ष की मांग नहीं है। विप्रो के अजीम प्रेम जी, जिन्होंने कोविड रिलीफ के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके फाउंडेशन ने दिए हैं, उन्होंने टीवीएस के श्रीनिवासन ने, दोनों ने क्रमशः ये मांग की है सरकार से, निवेदन किया है कि सरकार प्रवासी मजदूरों के खाते में 7-7 हजार रुपया, अजीम प्रेम जी ने कहा है, 5-5 हजार रुपया श्रीनिवासन साहब ने कहा है, 3-3 महीने के लिए डाले और इसमें इसका ध्यान न दे कि उनके पास राशन कार्ड है कि नहीं, उनके पास आधार कार्ड है कि नहीं, या कहीं उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। सबको गरीब घर हैं, जो पुअर हाउस होल्ड हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उनके खाते में ये रुपया जाना चाहिए। अब सरकार कह सकती है कि इसका एक हिस्सा हमने पहले से डाल दिया है, वो ठीक है, सरकार की उस सफाई को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दो लोग विपक्ष के हिस्से नहीं हैं। ये दो लोग भारत के उद्योग जगत के बड़े सम्माननीय नाम हैं और जो अजीम प्रेम जी ने जो कोविड रिलीफ में दिया है वो भी रेखांकित करने योग्य है। तो मेरा कहना है कि ये एक मानवीय पक्ष है, इसके ऊपर विशेष रूप से विचार होना चाहिए और इसको केवल नियो क्लासिकल इकोनॉमी के जो हथकंडे और फिक्रेबाजी है कि कोई फ्री लंच पॉसिबल नहीं है, जो हमारे आर्थिक सलाहकार महोदय देते हैं, उसके दृष्टिकोण उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना चाहिए। इसे विशेष इस रिलीफ पैकेज में या इकोनॉमिक पैकेज में या स्टिमुलस पैकेज में ये चीज खास तौर से उभर के आनी चाहिए, तभी सरकार की नीयत जो है वो और ज्यादा साफ तौर पे आएगी, तभी सरकार को, प्रधानमंत्री को ज्यादा ब्राउनी पॉइंट मिलेंगे। नीरज भगत जी, इसी विषय पे आपकी क्या राय है? जी नीरज जी, बहुत आपका सकारात्मक सवाल है। दुबे जी ने बोला, अजीम प्रेम जी का नाम लिया, श्रीनिवासन जी का नाम लिया, मैं एक और नाम जोड़ना चाहता हूँ, नारायण मूर्ति। गौरव जी रुकिएगा। अभी मैंने नीरज भगत जी से सवाल पूछा, मैं फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा, दोनों को जवाब दीजिएगा। अच्छा। जी नीरज जी कंप्लीट करें। नीरज जी देखिए, अगर ये आप जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं कि भाई आप इनके हर महीने इनके अकाउंट में पैसे दे दीजिए, देखिए आपकी बात ठीक है कि 10,000 रुपये या 15,000 या 20,000 रुपये महीने आप इनके दे भी देंगे, बिल्कुल भी, वो कितने दिन तक चलेंगे? वो आप 1 महीना दे लेंगे, 2 महीना दे देंगे, 3 महीना दे लेंगे, उससे क्या होगा कि एक नुकसान ये होगा कि अगर 3 महीने आप देंगे तो उनको पता है गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, अगर आपने काम पे जाने की क्या जरूरत है, तो एक ये भी उनको एक इनिशिएटिव होगा कि भाई काम पे जाने की जरूरत क्या है, आप गवर्नमेंट पैसे तो दे रही है। करेक्ट। मेरे हिसाब से जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, लोग धीरे धीरे काम पे आएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, काम पे आएंगे, उद्योग चलेंगे और जो मजदूर गए हुए हैं वो भी धीरे धीरे वापिस आने लगेंगे और उनको पैसे मिलेंगे, इकोनॉमी में डिमांड आएगी धीरे धीरे, और उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी पटरी पर चल पड़ेगी। अब आप देखिए, गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है कि भाई आप हर महीने 10,000 या 15,000 रुपये महीने हर लोगों को दे सके।
क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ, क्योंकि इंडिया की पोजीशन पे भी ठीक नहीं है। और अभी रेवेन्यूज भी आप देखिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी का रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है। तो अल्टीमेटली अभी पोजीशन भी ऐसी नहीं है। और मेरे हिसाब से ये स्टिमुलस पैकेजेस डेवलप्ड कंट्रीज में तो चल सकते हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज में अभी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम दे सकें। और ये जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि गवर्नमेंट भी इसको डेवलप्ड कंट्री, इंडिया भी जो डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ताकि ऐसी आपदा की दोबारा हो तो अल्टीमेटली हम भी इनको स्टिमुलस पैकेजेस और हर महीने जो पेमेंट देनी है हम दे सकें। जी गौरव वल्लभ जी, मेरा सवाल है, इसको आप सुनिए। इन्होंने राशन दिया है फ्री में, कार्ड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब कल्याण किसान योजना के तहत, गरीब कल्याण योजना के तहत 2000 रुपये का डीबीटी दिया है। उज्ज्वला गैस के तहत गैस फ्री दी है, चिकित्सा फ्री की जा रही है। अब इसके अलावा कैश में और क्या करेगा वो? कैश दो या उसकी इन ज़रूरतों के लिए आप पैसे दे दीजिए। मैं इसको इस संदर्भ में रखना चाहता हूँ। दुबे जी, आपका भी तवज्जो चाहूँगा। देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, ये बड़ी कड़ी आलोचना का विषय है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी समझिए आप कि हमने पिछले 50-60 सालों में किसानों की दर्जनों बार कर्ज माफ़ी की है, लेकिन उनकी समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की। गौरव वल्लभ जी, बुरा मत मानिएगा, इर्रिस्पेक्टिव सारी गवर्नमेंट को मैं कह रहा हूँ कि कभी हमने ये नहीं कोशिश किया कि हम मंडी बनाएं, कभी हमने ये नहीं कोशिश किया कि उनकी उपज को एक सिस्टम में डालें। हमने हमेशा उनकी कर्ज माफ़ी का एक सस्ता तरीका अपनाया है, जिसकी मैं बहुत ख़राब शब्दों में आलोचना करता हूँ, वो आज नहीं दोहराऊँगा। यही चीज़ हम इसमें भी करेंगे कि हम पैसे दें। अगर मैं भूखा हूँ तो आप मुझे खाना खिलाएंगे या मेरी जेब में 100 रुपये डाल देंगे? बात एक ही है। 100 रुपये आप डालेंगे तो आप मेरी डिस्कशन पे छोड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब सरकार उनको खाना दे रही है, उनको रहने की व्यवस्था दे रही है, मनरेगा में नौकरी दे रही है, कुछ 2000 रुपये नगद भी डाल दिए हैं, तो फिर इससे और उस 7000 रुपये मिलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो लोग ये फ्री लंच वाली थ्योरी की आलोचना करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तो फिर पीएम किसान में हर वर्ष 6000 रुपये क्यों डालते हैं? क्यों उस समय आपको ये फ्री लंच वाली थ्योरी याद क्यों नहीं आती है? आप कहिए हम मंडी देंगे, हम 6000 रुपये नहीं देंगे। आपके दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। देखिए, ये मानवीय आपदा है और ये कोई रेगुलर समय नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस आपदा के समय, जैसे एक मेरी, मान लो मैं एक ठेला वाला हूँ, पिछले 60 दिन से मेरे 1 रुपए की भी आमदनी हुई क्या? और आपने मेरे को ये 5 किलो ये राशन ये आज दिया 50 दिन बाद। मैंने 50 दिन कैसे जिंदगी निकाली होगी, क्या आप कल्पना कर सकते हो? क्योंकि मैं उतना ही कमा पाता हूँ ठेला लगा के जितना मेरा उस दिन का और मेरे परिवार का खर्चा होता है। अब आप अगर मुझे आज नकद सहायता नहीं करोगे तो मैं सस्टेन ही कैसे करूंगा? आप कह रहे हो सिलेंडर ले लो फ्री, अरे सिलेंडर तो ले लेंगे, पर उसके ऊपर आप कह रहे हो राशन भी ले लो फ्री, पर राशन के अंदर भी नमक, मिर्च, लाइट वो भी लगती है ना। उस लाइट, नमक, मिर्च, तेल, घी का खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो आमदनी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आप उस इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के लिए जो बॉटम 50% हमारी जो फैमिलीज है, पुअर फैमिलीज है, तो लगभग 20 करोड़ है, आप उनके हाथ में 10,000 रुपया, 7,500 रुपया ट्रांसफर कीजिए। इकोनॉमिक ऐसा थोड़ी है कि वो लेके काम करना ही बंद कर देंगे। अगर ये होता तो पीएम किसान में 6000 रुपए देते हैं, क्या किसानों ने काम करना बंद कर दिया क्या? आई डोंट एग्री विथ यू ऑन दिस, नीरज जी। और एक लास्ट कमेंट, आपने कहा किसान का कर्ज माफ। अरे कर्ज माफ तो जब नीरव मोदी जैसे चोर का हो सकता है, तो फिर सर उधर मत जाइए प्लीज सर, उस डिबेट में मत जाइए। फिर उस चोर के समर्थन में कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, उधर मत जाइए प्लीज। मैं इस डिबेट में उसको शामिल नहीं करना चाहता गौरव जी। वो फिर डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, फिर अभय थिपसे की बात होगी कि अभय थिपसे उसका केस क्यों लड़ रहे हैं चोर का। आर्ग्यूमेंट ये है नीरज जी, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब कॉर्पोरेट के राइट ऑफ होते हैं, जब तो देश में कोई नहीं करता। सर सुनिए किसान का राइट ऑफ नहीं सर, आप मेरी बात तो सुनिए। सारा अर्थशास्त्र लोगों को याद आ जाता। आई डोंट एग्री विद द डबल स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो आपने कहा, मैं जरा इसका जवाब देना चाहता हूं। जफर साहब आपसे जवाब लूंगा, सवाल तो पूछ लूं पहले। जो आपने कहा कि मानवीय आपदा है, इस समय ये जरूरत है, तो उसके लिए कुछ पैसे भी, आपने कहा ना कि वो दाल चावल और गैस मिल गई तब उसमें तेल, नमक और मसाला भी चाहिए, उसके लिए कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। मानवीय आपदा के समय आप सही कह रहे हैं, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब मानवीय आपदाएं नहीं थी तब क्यों कैश दिए जाते थे?
तब क्यों ये मांग की जाती थी? तब क्यों कहा गया 60,000 रुपए 72,000 रुपए साल में डाल दीजिए? देखिए गौरव जी सुनिए, आप मेरे पास सवाल सुनिए ना सर। सर गौरव जी, आप अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कोई दूसरा कांग्रेस प्रवक्ता होता तो मैं उसके सामने सवाल रखता भी नहीं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये एक सिस्टम बन गया हमारे यहाँ कि चीजों को एक लोकल सॉल्यूशन दे दीजिए, कल की कल देखी जाएगी। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए अब। नहीं नीरज जी, आप बाहर निकल सकते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर आप ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कैश सपोर्ट देके, न्याय योजना टाइप कोई सपोर्ट देके बाहर नहीं निकलेंगे। मैं उससे आपसे एग्री नहीं हूं। बाहर निकलना चाहिए, आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, पर आप कह रहे हैं डायरेक्ट कैश सपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट कैश सपोर्ट से आप जल्दी बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, एक लास्ट सेंटेंस, पैसा जाएगा तो लोग उसको बाजार में खर्च करेंगे, मांग उत्पन्न होगी, रोजगार बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का पहिया चलने लगेगा। और उसके बाद आप जब इकोनॉमी के पहिए में वो सब लोग शामिल हो जाए तो आप उस चीज को वापस ले सकते हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि करना चाहिए, बट ये फैसिलिटेट करेगा जल्दी करने के लिए। दैट इज व्हाट आई वांट। ठीक है, जफर साहब जवाब दीजिए। देखिए, बार बार मैं उनकी एक ही बात सुन रहा हूं। उनके जो मुखिया है राहुल गांधी, वो भी इस तरह की बात करते रहते हैं। ये किसानों के कर्जा माफ करने का कई जगह पर वादा किया था, कई स्टेट में भी वादा किया था, कभी किया नहीं। एक दिन में वापस हो गया, हमारी सरकार आएगी, और इस तरह की बातें करते हैं, जो जुमलाबाजी करते हैं वो करते हैं, वो सबको मालूम है। हकीकत तो यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री की जो इनिशिएटिव थी उसके द्वारा गरीब 20% जो पिरामिड में है हमारे देश की, जो गरीब 20% जनता है, उसके लिए हमने हर वो चीज किए हैं जिनसे उनकी जिंदगी में राहत पहुंचे इस कोविड के समय में। लेकिन ये अदरवाइज वो पैकेज अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी। आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि एक कोविड का पैकेज नहीं है, 1,70,000 करोड़ जैसी लॉकडाउन हुआ उसके फौरन बाद जो हमने अनाउंस किया, वो क्यों किया? इसलिए किया कि उस वक्त इसकी जरूरत थी और इमीडिएट जरूरत थी। उसके बाद जो लिक्विडिटी क्रिएट करने की जो आरबीआई की जो मेजर्स है, किसकी क्या जरूरत थी? उसकी इसकी जरूरत थी कि ये कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से ये जो लोगों को जो सपोर्ट चाहिए था। उसके बाद आज जो मेजर्स एमएसएमई के लिए, क्या ऐसी मेजर्स की जरूरत थी लॉकडाउन से पहले? कभी आपने डिमांड किया था? जाहिर है लॉकडाउन को देखते हुए ये सारी चीजें की गई। तो हमने हर वर्ग के लिए किया है, हमने किसानों के लिए भी किया, हमने गरीब लोगों के लिए, गरीब जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके लिए भी किया है। लेकिन ये जो इनका डिमांड है कि सबके खाते में पैसा डाल दो, पावर मत करो, इंटाइटलमेंट का तौर पर डाल दो और छोड़ दो उनको, उनकी जिंदगी में 5,000 रुपए देके छोड़ दो, वैसा हम नहीं करेंगे। हमारी सरकार का पहले दिन से प्रधानमंत्री का क्लियर इंस्ट्रक्शन है और उन्होंने देश की जनता को बताया कि हम इनको एम्पावर करना चाहते हैं, अपने गरीब समाज को एम्पावर करना चाहते हैं। इंटाइटलमेंट के जैसे डोल देके आपने रखा है पूरे 70 साल तक, वो नहीं करना चाहते। पहले गौरव भल्ला जी समझ लीजिए, हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। जब आप मनरेगा का, इसके लिए हमने मॉडिफाइड मनरेगा किया, इसलिए कि आप पैसा बांटने का काम करते थे, बीच में लोग खा जाते थे। हम लोग ने उनको जॉब क्रिएशन किया है, हम लोगों ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो हमारी पॉलिसी और आपकी पॉलिसी में जमीन आसमान का अंतर है। आप अपने गरीब समाज के लोगों को गरीबी रखना छोड़ देना चाहते हैं। हम उनके लिए आगे जो है ऐसी सुविधा क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी सिर्फ अभी सपोर्ट करने से नहीं, उनकी जिंदगी बराबर सपोर्ट कर होती रहे। ऐसे आसार हमने, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक और बात कह रहे हैं, जो बार बार ये किसानों के बारे में कह रहे हैं, तो आप सुन लीजिए, किसानों के बारे में जो आप बोल रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में जो आप पैसा डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं कि किसानों से हमने वादा किया। स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आपके यहाँ सिर्फ डस्ट लगता रहा है, उसके बारे में कभी चिंता आपने क्यों नहीं की? जब इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसकी चिंता हमने करनी शुरू की और इसलिए हमने उसके बारे में सोचने के लिए डबल इनकम हो, कैसे हो। आज वो जो बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए हैं, आपको परसों जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स के लिए, वो उनकी आमदनी बढ़ाएगा और साथ साथ जब तक आमदनी नहीं बढ़ती है, थोड़े उनके किसानों के। ठीक है जफर साहब, बहुत सारे पॉइंट आपने दिए। जफर साहब, मैं इसका जवाब गौरव से लूंगा, लेकिन दुबे जी को शामिल कर लेता हूं इस बार इसमें, और गुप्ता जी को भी। जो मैं सवाल कर रहा हूं, देखिए बिल्कुल सही है कि इस समय एक ऐसी आपदा में हम करें कि हर तरह की मदद की जरूरत है, लेकिन केवल वो मदद कर देना मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं होगी। दूसरा, एक जब गौरव भाई बड़ा सवाल उठा रहे थे कि लेबर को पहुंचा नहीं रहे। सर, आप जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो क्यों नहीं ज्यादा ट्रेनें ले रहे हैं? रेलवे मंत्रालय मना किया है क्या? लीजिए ट्रेनें, आप भिजवाइए जहां भिजवाना है। यूपी ने 500 ट्रेनें ली हैं, नीरज जी, महाराष्ट्र ने 72 ली। भाजपा के बीच की बहस का सवाल नहीं है। जी नीरज जी, जी जी,
गौरव जी, बाद में आपके कांग्रेस और पहले भाजपा के बहस का सवाल नहीं है, ना मैं सरकार की आलोचना करना चाहता हूं जी, ना मैं सरकार की आलोचना करना चाहता हूं और ना मैं किसी निंदा प्रशंसा में हूं। मतलब मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है, ये पैकेज एक खास मुकाम पर दिया जा रहा है जब देश एक मानवीय संकट का, स्वास्थ्य संबंधी संकट का शिकार है, जिसका विशेष प्रहार बहुत गरीब जनता के ऊपर हुआ है, प्रवासी मजदूरों के ऊपर हुआ है। रोज हम लोग जो सड़कों पर नजारे देखते हैं वो सारे हृदय विदारक नजारे हैं। तो इस पैकेज में वो बात ज्यादा निकल के सामने आनी चाहिए थी। सरकार ने उसके लिए जो पहलकदमी की है वो थोड़ी कम है। उस पहलकदमी को सरकार को बढ़ाना चाहिए। और ये कोई नहीं कह रहा है कि केवल लोगों के खाते में पैसा दिया जाए। ये केवल शब्द किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। इसको केवल शब्द को इस्तेमाल करके इस पूरे सुझाव को अमानवीय न बनाया जाए। जो सशक्तिकरण की प्रक्रियाएं अलग होती हैं और दान दक्षिणा की प्रक्रियाएं अलग होती हैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। कोई केवल नहीं कह रहा है, ये कोई नहीं कह रहा है कि अनंत काल के लिए लोगों को खाते में दिया जाए। 3 से लेके, मेरा मानना है 3 से लेके 6 महीने तक सरकार को विशेष रूप से मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और सरकार पहले से अपना रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार नहीं अपना रही है, सरकार पहले से अपना रही है, लेकिन बात निकलकर सामने नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं हो रही है। और अगर कुछ कमी है, जिसका कमी, ऐसे लोग भी सुझाव दे रहे हैं जो गैर राजनीतिक लोग हैं, उनके सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अमाउंट मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जफर साहब, समय बिल्कुल मेरे पास खत्म हो रहा है। 10 सेकंड सिर्फ गौरव जी को इतना मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो प्रोफेसर हैं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनको सलाह देना चाहता हूं, चूंकि वो भी फाइनेंस समझते हैं, मैं भी समझता हूं, कि ये 35,000 का आंकड़ा जो है फिर से जाके कैलकुलेट कीजिए। मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे रिपीटेड चैनल में झूठ बोलने का काम और गलत कैलकुलेट करके इस तरह की बातें मत बढ़ाइए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर कुछ आपको एक मिनट डेटा पॉइंट क्या है, उसके बेसिस पे जाके, गवर्नमेंट बोरिंग के बेसिस पे जाके कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप बाद में जब समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके आंकड़े सरासर गलत है। 35,000 करोड़ से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बात मैं आपको अभी इसलिए नहीं कह सकता कि ये जब तफसील जब आएगी सरकार की तरफ से आएगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि आपके कैलकुलेशन में गलती है और रेप्यूटेड चैनल पे गलत नंबर फेंकना बंद कीजिए। गौरव जी 30 सेकंड जवाब दे दीजिए, मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड ज्यादा मत लीजिए। नीरज जी मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। सारे समाचार पत्रों में भी आज छपा है, सारे एक्सपर्ट्स का भी व्यू है। और मैं तो 35,000 करोड़ का आंकड़ा भी दे सकता हूँ जफर साहब, क्योंकि मेरे को आंकड़े बनाने आते हैं। मुझे नोटबंदी भवन से आंकड़े नहीं मिलते हैं, मेरे पास स्वयं के आंकड़े हैं जो मैं वित्त मंत्री जी का सुन के बताता हूँ। तो इसलिए आप ऐसे ना। अच्छा भाई, दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि समय बिल्कुल खत्म हो गया। गौरव भाई, मैं शो को रैप करूंगा, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मोटे तौर पे एक 20 लाख प्लस करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया, जिसमें बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट वाले ऐलान हैं और कुछ दूरगामी परिणाम वाले ऐलान हैं, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसको हम कह सकते हैं, और कुछ सीधे जो फायदा करने वाले हैं, ये ऐलान किए गए हैं। कि इसमें यह है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो एजेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बनेगी। और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी लेबर भूखा ना रहे और अपने घर अगर वो जाना चाह रहा है तो सुरक्षित पहुंच जाए। बस यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।